और मेरे दोस्तों, श्रीकांत जी और मेरे पूज्य मित्र मुंशेटीवार जी का जब निमंत्रण आया और आज सुबह 5 बजे महाबलेश्वर से मैंने शुरुआत की यहाँ आने के लिए, लेकिन यकीन करना दोस्तों, दिल की हर धड़कन से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि रास्ते भर रो रो कर पूछा, रास्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पैर के छालों ने, रास्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पैर के छालों ने, अरे बस्ती इतनी दूर क्यों बसा ली दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। इलेक्शन अभी खत्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी भाषण शुरू करूं, आप में से मैं एक हूं, लेकिन एक बात मैं इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तकलीफें कहां है, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तकलीफें कहां है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहां हैं। अंध, अपंग, लाचार, बेचारा, ये शब्द ही गलत है। हम हमारी शारीरिक परेशानियों को, शारीरिक तकलीफों को जब मन पे ले लेते हैं, तकलीफ खरे अर्थ में वहीं से शुरू होती है। आज शरीर से हम अक्षम हुए तो बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वसन विभाग है, एनईबी सरी की सर्वोत्तम संस्थाएं हैं, लेकिन एक बार हम मन से अंधपन हो गए तो सब कुछ खत्म। और इसके लिए 2 लाइन कहने को इच्छा हो रही है कि कौन कहता है, कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है, और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है, और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मज़ारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। मुंशेटीवार साहब ने बताया, गोंदिया में मेरी पढ़ाई पूरी हुई, छोटा सा था, 6-7 साल का, नई नई स्कूल शुरू हुई थी। एक दिन आया घर पे, जो भी बैग थी स्कूल की जोर से पटकी और तकिए में मुंह दबा के रोना शुरू। माता आई, सर पे हाथ घुमाया, क्या हो गया, झगड़ा हो गया किसी से, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या हो गया, टीचर ने डांटा, किसी से कुछ हुआ। सब लोग अंधा अंधा कह के चिढ़ाते हैं, ऐसी स्कूल में मुझे नहीं जाना। बहुत प्यार से माता ने समझाया, दूसरे दिन स्कूल में छोड़ने आए, बोले जो भी तुमको परेशान करते हैं उनको कोशिश करो अपना दोस्त बना लो। और उनकी ये दी हुई सीखी थी कि बाद में तो पूरी स्कूल ऐसी दोस्त हो गई कि मुझे कभी मेरे अंधत्व का अनुभव ही नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मेरा सफ़र इतना इजीली हो गया कि आज भी मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूँ। 1988 में 12वीं की परीक्षा के बाद में कॉलेज चालू होने के लिए काफ़ी वक्त था। गोंदिया उस समय में जिला नहीं था, छोटा सा शहर था, 1-1.5 लाख की बस्ती, और कुछ 6-7 उस समय के जो यंगस्टर थे, जो वहाँ के जवान सब दोस्त थे मेरे, पूरे पेपर्स में छाए हुए थे, टीवी वगैरह तो थे नहीं उस समय में ज़्यादा। बात ऐसी थी कि गोंदिया से वैष्णो देवी तक वे लोग साइकिल में जाके आए थे। मेरे दोनों जो दोस्त थे मेरे साथ, जो बचपन से मेरे साथ सहपाठी थे, रोज उनके जो साहस के किस्से थे आके मेरे को पढ़ के सुनाते थे पेपर में, और दिल से एक आह निकलती थी, काश हम भी कुछ ऐसा कर सकते दुनिया से कुछ हटके। और बाद में यही जो छोटी छोटी इच्छाएं थी उसने एक बड़ा सा रूप लिया, और बोले वे लोग भले वैष्णो देवी जाके आए, हम उससे भी कुछ बड़ा कारनामा करते हैं। फिर तो तीनों लग गए। अब मुझे तो लेके जाना था क्योंकि एकदम लंगोटिया यार, और साइकिल पे वापस मुझे कैसे लेके जाए। तो उस समय में सब इधर उधर से पैसा वगैरह जमा करके हमने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसको 2 पेडल डाले गए,
एक मेरा मित्र जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर है एक्साइज में नागपुर में, वो हैंडल पकड़ के पेडलिंग करता था और पीछे मैं बैठ के उसको मदद रूप होता था। और दूसरा एक जो मेरा फ्रेंड था उसने इंडिविजुअल अपने लिए साइकिल ली हुई थी और ये साइकिल टूर पूरा तैयारी पूरी हो चुकी, लायंस क्लब की स्पॉन्सरशिप मिली और हमने नेपाल काठमांडू तक जाने का प्रण लिया। और दोस्तों उस समय में 5,620 किलोमीटर आना जाना, गोंदिया से नेपाल और नेपाल से वापस गोंदिया, ऐसा 5620 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 45 दिन में हमने पूरी की और लिम्का बुक में उसका उस समय में नोन भी हुई थी, लिम्का बुक ने जगह दी। उस साइकिल टूर ने खरे अर्थ में जिंदगी जीना सिखाया, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह पे जाना, बहुत विकट परिस्थिति में भी अपना रास्ता निकालते हुए आगे जाना। एक दिन का किस्सा याद आ रहा है, कुछ रास्ता खराब होने की वजह से 13-14 पंचर हो गए हमारी साइकिल में और शाम हो गई, रास्ता भी भटक गए। अब करना क्या? मुझे कई बार रात को जग जाता हूँ ऐसा नींद में से, मुझे उस जंगल में सूखे हुए पत्तों के ऊपर से चलने की कई बार मुझे आवाज अभी भी आती है। मेरा एक दोस्त ने कहा कि कहीं दूर कुछ जल रहा है, शायद कोई फॉरेस्ट गार्ड वगैरह कोई है लगता है। दोनों मुझे लेते हुए उस जहाँ पे वो उजाला था, जहाँ पे शायद कोई सिक्योरिटी करके बैठा था, विंटर के दिन थे, अक्टूबर महीने में गए थे हम लोग। गए तो एक चाचा वहाँ पे सिक्योरिटी करके बैठे थे, साइड में उनका झोपड़ा था। नमस्कार किए, चाचा आज ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आपके यहाँ आपके झोपड़े में जगह मिल जाए तो बहुत उपकार हो जाएगा हमारे ऊपर में। हाँ बच्चों आ जाओ ना, तुम्हारे तो घर है। थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई, चाचा कुछ खाने को रहेगा क्या? सुबह निकले थे 5 बजे, अभी तक एक दाना खाने को नहीं मिला। आज का दिन बहुत खराब। बच्चों मैं टिफिन लेके आया था, मैंने खत्म कर दी। आपकी चाची भी नहीं है, कुछ बना देती। कुछ तो देखो चाचा, आपके झोपड़े में रहेगा। चाचा अंदर गए, एक 1.5 किलो कच्चे चावल थे, वो लेके आए। बोले यही है सब्जी वगैरह, और कुछ है नहीं। हमने चाचा को हमारे सास के किस्से सुनाना शुरू किया और वहीं पे बाहर सिक्योरिटी पे एक एल्यूमिनियम के टोप में चावल पकने शुरू हुए और आधे पौने घंटे में तो चावल पक के तैयार हो गए। चाचा ने एल्यूमिनियम की प्लेट्स कहीं से ढूंढ के लाई और हमें बराबर बराबर करके पूरे चावल परोसे। अब सिर्फ चावल खाए कैसे जाए, भूख तो बहुत जोरों से लगी थी। फिर याद आया, अरे चाचा कुछ रहेगा देखो ना, नमक है क्या आपके झोपड़े में? हाँ बोले नमक है। उन्होंने एक बर्नी में नमक लाया और दोस्तों वो प्लेट में गरम गरम भाप निकलता हुआ चावल, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक, और वो जो टेस्ट आया, अच्छे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में खाने का मौका मिला, लेकिन वो टेस्ट जिंदगी में कभी मैं भूल नहीं सकता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज कई हम हमारे घर में, हमारे परिवार में काफी हमारे जो छोटे बाल मित्र हैं, मैं भिंडी की सब्जी चाहिए, आलू ही चाहिए, हम कितनी तो भी जिद करते हैं। शायद मैं भी अकेला था, दूसरा ब्रदर सिस्टर तो कोई था नहीं, लाड प्यार से बड़ा हुआ। भले छोटी सी इनकम थी पिताजी की, लेकिन उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे उछेर में। लेकिन उसके बाद मैंने कान पकड़े कि माता ने जो भी पिरोसा उसको बस ईश्वर का अमृत समझ के खा लेना। और तब से आज तक मुझे कभी भी खाने में, कभी जो भी मिल गया, मैं उसको ईश्वर का वरदान समझ के ले लेता हूँ और इस वजह से मेरी वाइफ बहुत खुश रहती है। वहां से जब महाबलेश्वर आया और ट्रेनिंग के बाद में एक छोटे से एक टेबल पे, क्योंकि पैसे थे नहीं, भांडवल कुछ भी नहीं थी, पैसा लगाने के पास पैसे नहीं थे, तो NAB महाराष्ट्र रामेश्वर कलंत्री सर हमारे अध्यक्ष यहाँ पे हैं। उस समय में 5,000 रुपीज़ की मुझे लोन मिली और एक दाई, सिर्फ एक साचा, जो लाइट जाने के बाद हम सादी कैंडल लगाते हैं, बस उस सादी सी कैंडल का एक साचा और एक 5-6 किलो मोम से हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। छोटा सा 10 बाय 20 की खोली, उसमें कोने में ये सब काम करता था और आखा दिन घर पे वो कैंडल बना के, और शाम को महाबलेश्वर टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे एक मारुति जी का मंदिर है बहुत बड़ा, उसके बाहर ही एक 50 रुपये रोज पे हाथ गाड़ी नक्की की गई थी रेकड़ी के, भाई वो छोड़ भी देता था और रात को वापस लेके मुझे घर तक छोड़ भी देता था। तो
इस वजह से बहुत इजी हो गया और उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे मैंने मेरे इस व्यवसाय की शुरुआत की और बस धीरे 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 लोगों तक पहुंचता गया। एक दिन की बात है, शाम को एक मैडम आए वहां पे, अच्छा कैंडल है क्या, ठीक है, 100-150 की कैंडल खरीदी उन्होंने। कितने बजे आते हो? मैडम 5 बजे शार्प आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरे दिन मैं पहुंचा तो मैडम तैयारी खड़े थे वहां पे 6-7 और उनके रिश्तेदारों को लेके, ऐसा ऐसा ये ब्लाइंड पर्सन है, कैंडल बनाता है, 600-700 रुपए की कैंडल उनको भी लेने को लगाया। अच्छा आप कैंडल तो नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टर भाटिया मुझे लगता है आपको किसी मददनीश की बहुत जरूरत है। मैंने हाँ, लेकिन मैं स्ट्रीट होकर, कोई मेरे पास दुकान नहीं, ये रोज कमाओ रोज खाने वाली बात, और मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ किसी मददनीश को, किसी को काम पे कैसे रख सकता हूँ, मेरा मुश्किल से निकलता है, उसका पगार कहाँ से दूँ। मैं यहाँ पे 15-20 दिन रुकी हुई हूँ, यहीं पे पास में बंगला लिया हुआ है। हर साल तो आते हैं हम लोग महाबलेश्वर, ऐसा घूमना वगैरह तो कुछ नहीं, रेस्ट के लिए आते हैं। आप अगर कहो तो कल से मैं आ जाऊं, इससे और खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। तीसरे दिन मैं पहुंचा, मैडम बिल्कुल वहां पे 5 बजे खड़े थे और उन्होंने 5 से 9 जो स्टॉल लगता था वहां पे मदद करना शुरू किया। 7-8 दिन हुए, रोज शाम को आके वो मदद करने लगे और काफी कुछ एक दूसरे के बारे में जाना, सुना, बताया। करीब 12वें-13वें दिन उन्होंने कहा, मिस्टर भाटिया एक बात कहनी थी। बोला हाँ मैडम कहिए। बोले काफी दिनों से हो गए यहाँ पे, सब देख रही हूँ मैं, समझ रही हूँ, बस एक प्रस्ताव था कि आप शादी कर लें मुझसे। मेरे पैर से जमीन खिसक गई। एक छोटा सा स्ट्रीट होकर और इतने बड़े घर से ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने समझाया मैडम, ये इतने दिनों से आप मेरे साथ हैं, आपको नक्की एक सहानुभूति हो गई मुझसे, लेकिन आपको बिल्कुल आपकी इस फैसले पे आगे अफसोस होगा। नहीं बोले, मैंने सब सोच लिया है। आप अकेले हो, ये छोटा सा काम कर रहे हो, लेकिन हमारे मुंबई में ही आप शरीर के कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं। अब आप और मैं मिलके उन सब लोगों के लिए कुछ करें। और बस मेरे लिए तो शायद बहुत सारे जन्मों के पुण्य इकट्ठा हो गए थे। बात जब घर पे पहुंची तो घर के लोगों ने साफ ना कह दिया कि एक लड़की किसी ब्लाइंड आदमी के हाथ में कैसे दे दी जाए। उनको कन्विंस किया गया और आज 18 साल हो गए दोस्तों, वो मेरे धर्मपत्नी के रूप में मेरे साथ काम कर रही है। और वहाँ पे मेरे जितने भी ब्लाइंड फ्रेंड्स हैं, उनको संभालना, उनका खाना, रहना, हमारा पेपर वर्क, बैंकिंग, सब कुछ उसने संभाल लिया। और शायद उसका सपोर्ट ही रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जब पहली बार उसका हाथ में लिया तब एक ही बात निकली थी दिल से कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं। दोस्तों, उसके सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। बाद में तो धीरे धीरे हमने एक भाड़े पे 6-7 रूम की जगह ली और वहाँ पे काम शुरू किया। नेप के काफ़ी सभासद थे, मेरे काफ़ी ब्लाइंड फ्रेंड थे जो घर पे बैठे हुए थे। घर के लोगों ने 2-3 टाइम खाना देना और ज़्यादा से ज़्यादा एक 5-6 साल हाथ पैर मार के संजय गांधी निराधार योजना में नाम डालना और वहाँ से जो 600 रुपया पॉकेट मनी के रूप में आता है महीने का, बस वही उनकी जिंदगी थी, वही उनके लिए ड्रीम था। जो कुछ भी था वो 600 रुपये में सिमट के रह जाता था। काफ़ी कार्यक्रमों में उनसे मिलना हुआ, उनको मैं कारखाने पे लेके गया। बोला मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती ये काम। धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स आने लगे। एक गैस का चूल्हा ऑपरेट करने से शुरुआत हुई और जैसा सर ने कहा अभी कि वो एक छोटे से टेबल से लेके जो शुरुआत हुई थी, आज 87 मेरे ब्लाइंड फ्रेंड्स तो डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं, वहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। और 142 ऐसे मेरे ब्लाइंड फ्रेंड्स हैं जो महाबलेश्वर तो नहीं आ सकते, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अलग अलग राज्यों में वे सिर्फ कैंडल बेच के अपने पैर पे खड़े हैं। और
जो एक साँचे से, एक 5 किलो मोम से शुरुआत हुई थी, वो आज 9700 डिजाइन्स बनती हैं वहाँ पे। अलग अलग 5 ग्राम से लेके 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट तक की कैंडल हम लोग बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन्स। और आप सोचेंगे कि ब्लाइंड मतलब एक सादी सी कुछ 2-4 डिजाइन्स बना लेते होंगे, लेकिन इतनी सारी डिजाइन्स बनती हैं, इतनी सारी सब खुशबू वाली कैंडल्स बनती हैं। सचिन तेंदुलकर जी के 35th बर्थडे को हमने 8 फुट बाय 3 फुट की उनको कैंडल गिफ्ट भेजी हुई थी। गए साल सत्यमेव जयते की शूटिंग वहाँ पे हुई, आमिर खान जी खुद वहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरी शूटिंग ली। उनको लगा कि ये शायद ट्रेडिंग करते होंगे कहीं से लाके मेड बाय ब्लाइंड का स्टिकर डाल के, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे देखा, वो बोले चश्मा निकालो, और उन्होंने कपड़ा बांधा आँख के ऊपर और बोले अब आप कैमरा के सामने बना के बताइए। तो हमें तो कुछ फर्क पड़ना नहीं था, और उनको पूरा वो हमने कैंडल्स, उन्होंने जो जो कही वो सब कैंडल्स हमने उनको बना के बताई। और इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पहला ही सवाल किया कि भावेश फिल्म देखते हो? बोला हाँ सर मैं बिल्कुल देखता हूँ, कभी नहीं कहते कि सुनते हैं, हम भी तो नॉर्मली है ना। कौन सी फिल्म अच्छी लगी मेरी? बोला सर आपकी मन पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और क्लाइमेक्स में तो क्या मैसेज दिया आपने, वो एक्ट्रेस के पैर गए फिर भी आपने उसको गोद में उठाया, और क्या एक अच्छा सा आपने मैसेज समाज को दिया। बोले हाँ हमारा भी कुछ यही सोच थी कि समाज में मैसेज जाए कि उन्होंने भी डिसेबल को गोद में उठाना है। बोला सर फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है क्लाइमेक्स में। बोले अभी तो आप कह रहे हो अच्छी लगी और अब आप गलती भी निकालने लगे। बोला सर ये जो डिसेबल शब्द है ये इतना सक्षम, इतना ताकतवर और इतना पावरफुल हो चुका है। आपके फिल्म के जरिए भले आपने मैसेज दिया कि सोसाइटी ने, समाज ने डिसेबल्स को गोद में उठाना चाहिए, लेकिन आज का ये जो डिसेबल है वो पूरे समाज को अपनी गोद में उठा सकता है। और दोस्तों उनके वेबसाइट पे आया, निकट भविष्य में वो टीवी पे भी आ जाएगा, तो आप बिल्कुल उसका आनंद ले सकेंगे। उसके बाद में महाबलेश्वर टूरिस्ट प्लेस है, 35-37 लाख विजिटर्स होती हैं साल भर में, तो वही जो छोटे छोटे स्टॉल थे हमने शुरू किए, वहाँ पे स्टॉल लगाने शुरू किए, काफ़ी लोगों ने सराहना शुरू किया, और बेस्ट क्वालिटी का वैक्स, अच्छी क्वालिटी के कारण हम बिल्कुल लोगों के मन में बस गए। हमने कभी कैंडल बेचते समय ये फोर्स नहीं किया कि हम अंध हैं इसलिए आप कैंडल खरीदें, लेकिन मार्केट में जो भी कैंडल्स हैं या भारत में बनती हैं या भारत के बाहर से आती हैं, हमने उससे भी अच्छी कोशिश की कि हम बनाएं, अच्छा रॉ मटेरियल यूज किए, जिस वजह से जो 3-3, 4-4 बार हर महाबलेश्वर आने वाले जो टूरिस्ट थे वो हर बार आने लगे और लोगों को साथ में लाने लगे, और बस ये धीरे धीरे जो व्यवसाय था और बढ़ता गया, और मेरे ब्लाइंड फ्रेंड साथ में जुड़ते गए, और ऐसे कर करके आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उसके बाद में ऐसा लगा कि कुछ और हटके इसमें किया जाए, तो काफ़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, रेनबेक्सी, एससीसी सीमेंट वगैरह, उनको जाके हमने हमारे प्रोजेक्ट समझाए। काफ़ी क्लब संस्थाओं को जाके बताया कि भाई आप फ्लावर बुके, मिठाई के बॉक्स देना बंद करें, और क्यों ना आप हमारे से बनाई हुई एक कैंडल खरीदें। तो उनको बात पट गई। 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से बेस्ट ब्लाइंड इंटरप्रेनर का एक नेशनल अवार्ड था, वो मुझे दिया गया। तो अभी मुकेश अंबानी जी से मुलाकात हुई, और मुझसे खास कहा कि मैं कुछ करूं आपके लिए, कुछ फंड वगैरह चाहिए तो आपकी कंपनी के लिए हम मुहैया करें रिलायंस की तरफ से। लेकिन मैंने कहा सर फंड वगैरह तो नहीं चाहिए कुछ, हम अपने पैर पे वैसे ही खुशी से खड़े हैं, बस आप हमें काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, कितने तो गिफ्ट, कितने तो पुष्पगुच्छ आप साल भर में लाखों करोड़ रुपए के लेते रहेंगे, तो क्यों ना आप हमसे कुछ दिवाली गिफ्ट ही बनवा लें। और 2008 से दोस्तों जो शुरुआत हुई उस सिलसिले की, तो अभी तक हर साल दिवाली गिफ्ट हमारी ब्लाइंड टीम उनके लिए बनाती है। ये इस बार दिवाली 2013 में हमने करीब 28,500 बॉक्स उनके लिए बनाए, 500 रुपये का एक बॉक्स, ऐसे 28,500 कैंडल के बॉक्स बना के हमने दिए। और ये सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं, लेकिन वो 28,500 लोगों तक हम पहुंच सके, उसमें से अगले साल और कुछ लोग जागृत होंगे। और ऐसा करते करते ये जो दायरा है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो प्रण लिया हुआ है कि मेरे ब्लाइंड मित्रों को काम मिले, वो नक्की उसको यश मिलेगा। और ये जो कंपनी है सिर्फ ये महाबलेश्वर में नहीं, लेकिन नासिक और दूसरे जिलों में
महाराष्ट्र के बाहर भी सब मेरे ब्लाइंड फ्रेंड ये बनाना सीखेंगे और अपने पैर पे खड़े हो सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी चलाओ तो काफ़ी इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी आता है कंपनी के अंदर में। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है केमिकल वगैरह जो बनाती हैं वो तो फिर नदियों नालों में बहा देती है, लेकिन हमारी कंपनी में इंडस्ट्रियल वेस्टेज मुझे सिर्फ जो शाम को एंड ऑफ द डे जो चूरा जमा होता है मोम का अलग अलग कलर का, बस वही हमारे लिए वेस्टेज था। क्योंकि उसको जब हमने मिक्स जो चूरा था उसको जब गर्म करके देखा तो कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ अलग ही खराब कलर आया। जो हमारे वॉलेंटियर बोले ये नहीं चलेगा, या तो फिर हम जहाँ फैक्ट्री है जिस गांव में उनको रोज बना के कैंडल गिफ्ट कर दिया करें या फिर फेंक दिया करें। अभी इतना 40-50 किलो 150 पौने 200 रुपया किलो ऐसा रोज कैसे फेंका जा सकता है। तो फिर एक आइडिया लगाया कि क्यों नहीं इसको काला कलर कर दिया जाए। फिर हमने उसमें काला कलर डाला और बहुत प्यारी एकदम ग्रेनाइट ब्लैक काली मोमबत्तियाँ निकली, सब स्टॉल पे रखी गई, लेकिन कोई छूता भी नहीं था। काली कैंडल को कौन हाथ लगाए। फिर वापस परेशानी, वापस सब ब्लाइंड फ्रेंड्स जमा हुए, कैसे क्या करना है। फिर एक सुझाव आया कि बस अब ऐसा करना है कि जितने भी स्टॉल हैं वो काली कैंडल दिखा के बस इतना कहना है कि आपके घर में से, आपकी दुकान, आपकी ऑफिस में से नेगेटिव एनर्जी को भगाना है तो रोज बस एक काली कैंडल आप जला दिया करें। और बस इतना कहना था दोस्तों कि वो अब तो चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद जो अच्छा सा मोम होता है उसे काला करके बेचना पड़ता है। ऐसा ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया। अब तो काफी कंपनियों ने कैंडल्स हमसे लेने शुरू कर दिए, अलग अलग डिजाइन्स के, अलग अलग फ्लावर्स। और हमारी इच्छा है कि अभी तक कुछ 21 मीटर की सबसे बड़ी कैंडल है जर्मनी में जो बनी हुई है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लेकिन हमने फिनोलेक्स पाइप्स के साथ में ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। उन्होंने करीब करीब डाई भी पूरी हमको तैयार करा के दे दी हुई है। तो हम एक 46 मीटर्स की कैंडल के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं और नक्की आप सबके आशीर्वाद से ये गिनीज बुक में बिल्कुल इसका नाम नोन होगा। वैसे जो ये 9700 डिजाइन बन रही है उसका गिनीज बुक में अगले महीने में उसका सर्टिफिकेट हमको उपलब्ध हो जाएगा। इतनी डिजाइन्स, इतनी अलग अलग वेराइटी अभी तक कोई भी कंपनी दुनिया में नहीं बनाती है, तो उसका बिल्कुल उल्लेख ये होने वाला है। और यहाँ आप सब जो उपस्थित हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि ये कैंडल सिर्फ ब्लाइंड के लिए बनाने के लिए नहीं है। आप सब भी जो घर में हैं, जो हमारी बहनें घर में बैठी हुई हैं, या हमारे जो बेरोजगार दोस्त हैं, वो भी कुछ ऐसा, ठीक है नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियां हर किसी की एक उम्मीद होती है, या बड़ा बिजनेस हर किसी की एक उम्मीद होती है, लेकिन एक छोटी सी हम शुरुआत तो करें। आज ब्लाइंड लोगों के लिए 1% आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन उस आरक्षण के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, तो शायद अभी तक हम घर में किसी धूल खाते फर्नीचर की तरह पड़े रहते किसी कोने में, कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। लेकिन हमें शुरुआत तो कहीं से करनी ही करनी है। और कैंडल नहीं, कैंडल है, अगरबत्ती, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर घर में कर सकते हैं। कुछ ज्यादा उसको लागत भांडवल की जरूरत नहीं है, एक छोटे से कोने से बिल्कुल इसकी शुरुआत की जा सकती है। और मैं रोज ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने भले 2 आंखें नहीं दी, लेकिन ये 5 और 5 10 आंखें उसने बख्श दी। आज मेरे लिए भले, या मेरे ब्लाइंड मित्रों के लिए भले 24 घंटा अंधेरा है, लेकिन हमारी बनाई हुई कैंडल कहीं और उजाला दे रही है। उससे ज्यादा खुशी, उससे ज्यादा सुकून और कौन नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कैंडल्स के लिए 2 लाइन बनाई थी मैंने कि क्या बताएं दुनिया की ये अजब दास्ता, क्या बताएं दुनिया की ये अजब दास्ता, कि रोते रोते हमको हंसी आ गई। क्या बताएं दुनिया की ये अजब दास्ता, रोते रोते हमको हंसी आ गई। हमें तो खबर न थी खुशबू की, हमारे घर फूलों की पालकी आ गई। अब न अंधेरे से कोई आशा है, अब न अंधेरे से कोई आशा है, न उजाले से कोई उम्मीद है। हमने तो जलाई नहीं कभी छोटी सी समा, हमारे घर जमाने भर की रोशनी आ गई, जमाने भर की रोशनी आ गई। लेकिन दोस्तों, मेहनत बहुत जरूरी है। आज 12, 14, 16 घंटा हमें काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत नहीं किए सिर्फ हम बैठे रहेंगे कि किस्मत के भरोसे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, जो नए नए वहाँ पे आते हैं अलग अलग संस्थाओं से, अभी जो अलग अलग संस्था हैं सब जगह पे, उनका प्रॉब्लम कैसा है कि सिर्फ नासिक NAV में ही मुझे लगता है कि प्रॉपर काम हो पाता है।
ब्लाइंड लोगों के लिए। बाकी मैंने काफ़ी संस्थाएं विजिट की पूरे भारत में, महाराष्ट्र के बाद तो सिर्फ एक भीड़ है वहाँ पे। काफ़ी संस्थाओं में ब्लाइंड बच्चों को जिंदगी भर बिठाना है, उनको खाना 3 टाइम खाना, और बस वो ब्लाइंड लोगों का पोस्टर दिखा के बस एक फंड रेजिंग करना है, और संस्थाएं ऐसी ही चल रही हैं। तो वहाँ पे आपका घर पे किसी का बर्थडे है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी का कुछ फंक्शन है, तो बस कुछ नहीं, जाओ चलो ब्लाइंड लोगों को खाना खिला दिया जाए, उनको कुछ वस्तुएं बांट दी जाए, उनको किताबें, उनको कपड़े बांट दिए जाए, कोलगेट, टूथपेस्ट, सब ऐसा एक आदत सी पड़ गई है। ब्लाइंड बच्चों को जो संस्थाओं में रह रहे हैं उनको लेने की आदत पड़ गई, और हमें भी लगता है कि चलो शायद हम भी कुछ पुण्य कमा लें। लेकिन इस वजह से क्या हो गया कि वो संस्थाओं में जो रहने वाले हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम ब्लाइंड हो गए, मतलब समाज से हमने लेना ही लेना है, समाज को कुछ वापस देने की किसी को प्रवृत्ति ही नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ पे आके वे लोग जब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये से लेके 35-30 हजार रुपया महीने के मेरे ब्लाइंड फ्रेंड सब वहाँ पे महीने का कमा लेते हैं। आज काफी मेरे ब्लाइंड फ्रेंड अपना घर चला रहे हैं, अपने सब घर के परिवार वालों को वे पूरा पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। ये सब उस मेहनत के कारण ही हो सका है। और मेरे सभी दोस्तों को मैं कहता हूँ, आप सबसे भी विनती करना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है, कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले, वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन हम मेहनत तो कर लेते हैं, फिर भी जब यश हमको हाथ में नहीं आता तो फिर हताश हो जाते हैं, एकदम लघुता ग्रंथि में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, बस आप कुछ नहीं बचा। काफी मैं कॉलेजों में जाता हूँ तो एक तो पढ़ाई का इतना लोड है, उसमें फ्रेंडशिप में कुछ ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ गड़बड़ हो गई, तो बस वो हताशा में एकदम चले जाते हैं, कुछ करने को इच्छा नहीं होती। हमने सब कुछ करके देख लिया, हम पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया लेकिन हम फेल हो गए, क्या करें, और बस हम हथियार डाल देते हैं। तो उन मेरे दोस्तों को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि होके मायूस न ढल जाना शाम के अंधेरे की तरह, होके मायूस न ढल जाना कभी शाम के अंधेरे की तरह। जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन हमारा एक नया दिन, हर दिन एक नई सुबह। बस जुना सब भूल के हम नए दिन के नए उद्देश्य, नए लक्ष्य, नए एम के पीछे पड़े और उसको सार्थक करने के लिए जी जान लगा दें। इतना सब होते हुए भी कई मेरे दोस्त कहते हैं कि बहुत कुछ किया, हमारा मनोबल भी बहुत मजबूत है, इच्छा शक्ति भी बहुत है, लेकिन सक्सेस हाथ में नहीं लगती। उनसे हाथ मिलाता हूँ तो सब उंगलियों में अंगूठियाँ। मैं बोला भाई ये क्या चक्कर है, अब तो तेरे को समझ में नहीं आता। बोले ये इस ग्रह की, ये उस ग्रह की, इस ज्योतिष ने उस ज्योतिष ने सब पहनाई हुई है। बोला किस वजह से? बोले इससे आज नहीं तो कल किस्मत जरूर हमारी पलटेगी, जरूर रंग लाएंगी। तो उन दोस्तों को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। और कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं। किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं, तस्वीर बनाता हूं मैं। 1988 में नेपाल जाने के बाद में जो स्पोर्ट्स के प्रति की एक झंखना, एक इच्छा थी कि स्पोर्ट्स यानी मेरा जीवन था। करीब करीब ये 99 के चक्कर में जीवन को वापस पटरी पे लाते लाते करीब करीब वो सब खत्म हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जब पैर पे खड़ा हुआ तो 2001 से जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे पैरा ओलंपिक में मैंने भाग लेना शुरू किया। एक डिस्ट्रिक्ट से पहली बार गया 3 दिसंबर को 2001 में डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक की चैंपियनशिप थी, तो हार का सामना करना पड़ा, चौथा 5वां आया। लेकिन मन ने नक्की किया कि
आगे बढ़ना है तो इस हार की बुनियाद पे जीत का मकान बनाया जा सकता है। जिम ज्वाइन की, शुरुआत कर दी वापस मैंने। और दोस्तों आज 2014 शुरुआत तक 109 मेडल अभी तक स्टेट और नेशनल के मिलके आ चुके हैं। लंदन पैरा ओलंपिक सिर्फ 6 इंच के लिए मैं रह गया। 11.9 गोला फेंक, जो 16 पाउंड का गोला होता है, वो मेरा बेस्ट था। और 13.1 पे तो ओलंपिक पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल गया। इसके साथ साथ डिस्कस खेलता हूँ, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक खेलता हूँ, 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग करता हूँ। और अब तो हमने कारखाने पे एक बड़ी सी जिम बना ली है कि जो मेरे ब्लाइंड फ्रेंड्स वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, उनके लिए मेरी इच्छा रहती है कि वे भी कुछ वक्त जिम में बिताएं, आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट स्टेट करते करते वे लोग भी आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों आज अगर आपके शरीर फिट है, आपकी बॉडी फिट है, तो आपका मन, मस्तिष्क, विचार सब कुछ फिट है। इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। आज 43 इयर्स की उम्र में भी 500 पुशअप्स रोज मारता हूँ दोस्तों, उसके बिना ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलता। और प्रत्येक नेशनल के पहले 8 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है रोज, और वो टाइमिंग समय साई को भेजने होते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तभी आगे के क्वालिफाइंग नक्की होते हैं। अभी रोज मेरे साथ कौन दौड़े? मेरा लड़का जब महाबलेश्वर में था, कुणाल, तो 10th तक तो मुझे साइकिल पे रोज उसके कंधे पे हाथ रख के उसके साथ भागता था, लेकिन वो बॉम्बे में कॉलेज में चला गया। अब दौड़े मेरे साथ तो दौड़े कौन? तो वापस मेरी धर्मपत्नी, उसका ही सहारा था। अब तो कार के कैरियर पे उसने खास इसके लिए कैरियर लगाया, गाड़ी के ऊपर एक 15 फुट की नायलॉन की रस्सी लेके आई, कैरियर को बांधती है, पीछे मैं रस्सी पकड़ के खड़े रहता हूँ। और सुबह में 6 बजे बस ये शुरुआत हो जाती है रोज की, वो गाड़ी ड्राइव करती है और मैं पीछे रस्सी पकड़ के दौड़ता हूँ। महाबलेश्वर में MTDC जो महाराष्ट्र टूरिज्म का हॉलीडे होम है, उसके पास एक पोलो ग्राउंड है। उस पोलो ग्राउंड के एक राउंड पूरा करने में 800 मीटर का होता है पूरा एक राउंड, तो ऐसे 10 राउंड रोज लगाने होते हैं उस पोलो ग्राउंड पे। लेकिन दोस्तों ये तो आप सब अभी दोस्त मेरे करीबी हैं, इसलिए एक दुख की बात भी कहनी पड़ती है मुझे कि इस वजह से मेरी बीवी से बहुत दब के रहना पड़ता है। आज अगर ऊंची आवाज में बात कर लूं मैं, तो कल गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है सुबह को। इसके लिए वो जहाँ कहे, और वैसे भी उसकी सुंदर आंखों से तो इस सुंदर दुनिया को मैं देखता हूँ। बहुत साल पहले जब थक हार के नौकरी भी जाती रही होटल की और बहुत परेशान था, तो उस समय का एक किस्सा याद आ रहा है मुझे कि काफ़ी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक हर जगह मैंने हाथ पैर मार लिए। कंप्यूटर का युग है, अमेरिका तक, बड़े बड़े देशों तक मैंने मेरे रिपोर्ट्स भेजे, शंकर नेत्रालय चेन्नई में, LV प्रसाद हैदराबाद, हर किसी को कोशिश की कि कुछ तो रहेगा आपके पास में इसका इलाज, लेकिन हर किसी ने नहीं। तो उस समय में बहुत ऐसा एक नाराजगी रहती थी कि इतना कुछ किया हमने, इतने पैसे बर्बाद किए, लेकिन कुछ भी सफलता हाथ नहीं लग रही। तभी एक दोस्त कहा कि यार मैंने सुना हूँ हरिद्वार में बाबा रामदेव जी कंखल में बहुत बड़ा उनका पतंजलि योगपीठ है, चल वहाँ चलते हैं। उनके पास मैं टीवी में रोज सुनता हूँ, देखता हूँ, उनके पास काफ़ी ऐसे कमाल की दवाइयाँ हैं और बिल्कुल कुछ हो सकेगा। तो बोला चलो, टिकट भी निकाली उसने, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। हम लोग पहुँचे हरिद्वार और सब लेटर वगैरह लेके गए थे, वसीला वगैरह लगा के। तो वहाँ के डॉक्टरों ने फटाफट सब जांच वगैरह की, सब पूरी फाइल तैयार की मेरी। और एक दिन शाम को बाबा रामदेव जी के पास लेके गए मुझे, 1-2 मिनट ही मिलना था। ऊपर से फाइल देख के बाबा बोले भाई हमारे पास भी आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है, बस आप सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, योग प्राणायाम कीजिए और आज नहीं तो कल नक्की कुछ अच्छा होगा। एक काम करो, इतना दूर आए हो महाराष्ट्र से, कल सुबह हमारा नया शिविर चालू हो रहा है, तो वो आप सुबह का शिविर अटेंड करो और बाद में जाओ। बोला बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी सब जगह से थक हार के लास्ट आशा की किरण दिखाई दी थी कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो वहाँ से भी जब उन्होंने ना कहा तो ऐसा लगा बस अब जल्दी से घर लौटे। अब तो परेशानी और बढ़ गई थी, नाराजगी और बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिए, इतना प्यार से कहा तो लगा चलो ठीक है सुबह का शिविर कर ही लिया जाए। सुबह को 4:30 बजे उठ के मैं और मेरा दोस्त पहुंच गए ग्राउंड में। ऐसा ही पूरा ग्राउंड था, हजारों की संख्या में लोग उस शिविर का आनंद और उसमें से लाभ पाने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। हम भी जाके बैठ गए। बाबा रामदेव जी आए स्टेज पे और सब मंत्रों के साथ में शुरुआत हुआ शिविर का।
और शुरुआत में उन्होंने कहा कि बस आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं अपने अंदर जाके। ऐसा सब शुरू हुआ, एकदम शांति थी पूरे वहाँ पे ग्राउंड में, और सिर्फ वॉलेंटियर थे, 50-100 लोगों के बीच में 1-2 वॉलेंटियर वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे। हर किसी को बस इंसिस्ट कर रहे थे, आंखें बंद करने की कोशिश करो, इधर उधर देखो मत, मन लगाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये मैं सुन रहा था, तब दिल की अंदर से एक आवाज है कि ईश्वर कितना दयालु है, अपने को एक स्टेप आगे लाके खड़ा कर दिया। इन लोगों को जबरदस्ती आंखें बंद करनी पड़ रही है और अपन तो पहले से ईश्वर ने अपने को आगे कर दिया, तो काय को तो रोना, काय को नाराज होना। आज के बाद जिंदगी में कभी अपने को नाराज नहीं होना है। बस ये शायद कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, और वो हरिद्वार का खरे अर्थ में मेरा दौरा सफल हो गया। शायद मुझे एक नया विजन, एक नई दृष्टि मिल गई वहाँ से, और मेरी ये जिंदगी की शुरुआत एक नई तरह से, एक शायद टर्निंग पॉइंट ही रहा मेरे जीवन का, और बस शुरुआत हुई। अभी पैरा ओलंपिक में भी कैसा होता है कि जो थ्रो होते हैं तो हमें एक ही रिंग में से खड़े खड़े फेंकने होते हैं, ऐसा घूम के फेंकना अलाउड होता नहीं है। हमारे लिए जो रिंग बनाई जाती है 5 इंच जमीन के अंदर ऐसे दबाई जाती है, और जब आधा स्टेप लेके वो सामने फोल लाइन को पैर लगता है तब समझ में आ जाता है कि भाई अब वहां से थ्रो करना है। और आगे जो वी होता है, चूने की पट्टियां होती है, उसमें एक सज्जन सामने खड़ा रहता है और वहां पे वो क्लैपिंग करता है, और उस क्लैपिंग, उस ताली की दिशा में हमें वो थ्रो करना होता है। और ऐसे इस पैरा ओलंपिक के खेल खेले जाते हैं। बाकी तो सब मेडल्स वगैरह ओलंपिक सरीखे होते हैं, उसका दर्जा भी करीब करीब वैसा ही होता है। अभी तो पंजाब, हरियाणा सरीखे राज्यों ने 5-5 लाख रुपया एक नेशनल मेडल के लिए उनके जीआर में घोषित कर दिया हुआ है। शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सोच रही है आगे, महाराष्ट्र में भी शायद ये फायदा जो मेरे दोस्त खेल रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको जरूर होगा। स्पोर्ट्स कोटा में से 5% आरक्षण है। तो यहाँ जो मेरे फ्रेंड बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो साथ में कोई एक आधा आर्ट, एक आधा स्पोर्ट नक्की आप अपने जीवन में लीजिए, जिसके बदौलत आप फिट भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे, और शायद उस स्पोर्ट्स कोटा में से क्यों ना आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और ये जो पैरा ओलंपिक के थ्रो, सिर्फ जो रिंग में से फेंकने के लिए काफ़ी प्रचुर मात्रा में ताकत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें घूम के फेंकना भी अलाउड नहीं होता। इसके लिए जो रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, उसके ऊपर ही ज़्यादा काम करना होता है। तो करीब करीब 500 से 550 पुशअप्स मारने होते हैं, पुलअप्स मारने होते हैं 500, वजन होता है करीब 150-140 किलो उठाना, और ऐसा करीब 3-3.5 घंटा सुबह और 2 से 3 घंटा शाम को ये प्रैक्टिस करने से मैं, और वापस स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स तक नहीं खाता। लेकिन जो मेरे दूसरे राज्यों से दोस्त आते हैं ऐसे हट्टे कट्टे 150-200 किलो के, उनको मिलके ऐसा डर लगता है, एक नाश्ते में वो एक चिकन तंदूरी पूरा खत्म कर जाते हैं। लेकिन अपना निरंतर प्रयास, निरंतर हमारा जो प्रैक्टिस है, वही उनके ऊपर हमको सफलता देती है। और इसी के कारण से आज 6 साल हो गए नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ मैं, और मेरी उम्मीद है, पूरा मुझे यकीन है कि 2016 में जब पैरा ओलंपिक होंगे तो जो 6 इंच के लिए 2012 का लंदन पैरा ओलंपिक रहेगा मेरे हाथों से, वो 2016 का गोल्ड मेडल नक्की मैं आप लोगों के लिए जीत के लेके आऊँगा। दोस्तों, जहाँ पे मैं काम करता हूँ फैक्ट्री में, मेरा टेबल है, उसमें 2 फुट का एक पुट्ठा काट के मैंने गोल वहाँ पे चिपका के रखा है। दिन में कई बार उसको छूता हूँ और अपनी जो ये मैंने एक प्रण लिया हुआ है उसको दोहराता हूँ। उस मेडल को रोज मैं उस पुट्ठे के मेडल को हाथ लगाता हूँ, और कुछ भी हो जाए, रात को लेट हो जाता है, कभी दुकान बंद करते हुए, स्टॉल बंद करते हुए, फिर भी रात को जाके मैं, भले 2 बज जाए रात को, लेकिन जो रोज का मेरा रियाज है, रोज की प्रैक्टिस है, वो मैं कभी नहीं चूकता। और बिल्कुल मैं वो मेडल आप लोगों के लिए जीत के लेके आऊँगा। दोस्तों, बस आप भी प्रार्थना कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ में काफ़ी ऐसी संस्थाएं भी हैं, जैसे कैंसर एड सोसाइटी हो गई, किडनी पेशेंट एसोसिएशन, कुछ HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, मतिमंद बच्चों के लिए है, या NAB सातपुर में भी सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं, या सिर्फ ब्लाइंड होने के बाद में उनके लाभार्थ के लिए काम नहीं होता, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, जो बच्चे कुछ
मेहनत करके या उनके ऊपर कुछ डॉक्टर वगैरह को दिखा के अगर उनको कुछ अंध होने से बचाया जा सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पूज्य अध्यक्ष रामेश्वर कलत्री जी, मंगलाताई, मुंशेट्टीवार सर बहुत कार्यरत रहते हैं, बहुत परिश्रम लेते हैं। और इसके साथ साथ अभी मल्टीपल जो बच्चे हैं जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, हाथ पैर से दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, मतिमंद है, उन लोगों के लिए भी सातपुर NAB में एक अलग से डिवीज़न चालू किया होगा। वहाँ पे एक BEd कॉलेज का काम करीब ख़त्म होने के लिए है। शायद वो महाराष्ट्र की फर्स्ट ब्लाइंड लोगों के लिए BEd कॉलेज खड़ी हो पाएगी। और नासिक में जो काम हो रहा है ब्लाइंड लोगों के लिए, जो जागरूकता यहाँ पे नासिक में है, मैंने अभी तक पूरे भारत में, भारत के बाहर कहीं पे नहीं देखी। दोस्तों, एक बात मैं आपको खास कहना चाहूँगा, भारत इतना बड़ा देश, 1 करोड़ 20 लाख लोग करीब अंध है यहाँ पे रजिस्टर्ड, जिनको सरकारी आंकड़े हैं 1 करोड़ 20 लाख लोगों के। और करीब 42 लाख ब्लाइंड ऐसे हैं जिनको अगर कॉर्निया, हम जो आई डोनेशन कहते हैं, जो कॉर्निया दे दी जाए तो वे बिल्कुल इस सुंदर दुनिया को, इस सुंदर जग को देख सकते हैं। श्रीलंका हमारे बाजू में इतना छोटा सा देश, छोटी सी बस्ती, वो आज कॉर्निया एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को बेचता है और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन भारत में 42 लाख के करीब कॉर्निया की जरूरत है, जबकि जो दान देनगी में कॉर्निया आती है कुछ लाख सवा लाख के करीब आती है। इतना बड़ा रेशो है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें ये जन जागरण भी बढ़ाना है, हमें फॉर्म भरने हैं आई डोनेशन के। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद भी सिर्फ कॉर्निया के कारण हमारे देश में कोई भी ब्लाइंड नहीं रह सकेगा, वो भी देश की प्रगति, देश की उन्नति में अपना योगदान दे पाएगा। और मेरे सभी ब्लाइंड दोस्तों को मैं कहता हूं कि वो दिन जब भी आएगा, लेकिन उसके पहले आप एक बार घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर कदम रखिए। सिर्फ घर में किसी कोने में धूल खाते फर्नीचर की तरह पड़े रहोगे तो चलने वाला नहीं है। आप खुद तो अपने आप पे बोझरूप हो, लेकिन अपने पूरे परिवार पे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में आप बोझरूप हो। तो एक बार आप बाहर निकलिए, कुछ काम शुरू कीजिए। ये सुंदर समाज पूरा हाथों हाथ हमें लेने के लिए तैयार है। और अब काफ़ी मेरे फ्रेंड्स NAB के मदद से मोबिलिटी सीख रहे हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, कितने तो सॉफ्टवेयर आ गए, टॉकिंग मोबाइल्स हैं, टॉकिंग कंप्यूटर्स हैं। इस मदद से मेरे काफ़ी जो ब्लाइंड फ्रेंड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, कोई IAS कर रहा है, MBA हुए, CA हुए। तो बस अब खरे अर्थ में कहा जाए तो स्काई इज द लिमिट। बस हम जितना करें उतना कम है। ये मेरे फैक्ट्री में जो 87 मेरे ब्लाइंड फ्रेंड्स काम करते हैं, मैंने काफ़ी समझा कि बहुत लोगों के पास में अच्छा हुनर है, कोई गा सकता है, कोई बजा सकता है। तो उन सब लोगों को लेके हमने पूरे साजो सामान हमने गाने बजाने के लिए, और अब इतना प्यारा एक ऑर्केस्ट्रा भी हमने वहाँ पे शुरू कर दिया है। काफ़ी जगह पे बुलावा आता है, इस वजह से मेरे काफ़ी दोस्तों को काम मिल रहा है। और उसके बाद में काफ़ी जो फ्रेंड्स, जो गेस्ट महाबलेश्वर आते हैं, बोले आप कैंडल्स तो बना लेते हो, लेकिन हम इंग्लैंड गए थे, लंदन में मैडम तुसा वैक्स म्यूजियम है, ऐसा कुछ तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। हमने भी इसको चैलेंज के रूप में लिया। 6 साल से करीब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और लास्ट 3 महीने पहले हमने एक 8000 स्क्वायर फीट में एक बड़ा सा वैक्स म्यूजियम का शोरूम खड़ा किया है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर जी, ऐश्वर्या राय, बाला साहेब ठाकरे जी, किरण बेदी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों के आबेहूब लाइफस्टाइल स्टैच्यू हमने तैयार किए हैं। और वो इतना अभी सराहा जा रहा है, भीड़ लगती है, लोग लाइन लगाते हैं वहाँ पे वो स्टैच्यूज देखने के लिए। लेकिन ऐसा था कि करें तो कैसा करें, स्टैच्यू बनाए कैसे जाए। तो फिर जो हमारे एक मूर्तिकार मित्र हैं जो देख पाते हैं, उनकी हमने मदद ली। उनसे हम मिट्टी में, क्ले में वो पूरे स्टैच्यू तैयार करा लेते हैं। और वो जब क्ले सूख जाता है, उसमें जब मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं, तो उसके ऊपर में पहले तो रबर की परत लगाई जाती है, उसके बाद हम लोग सिलिकॉन की उसके ऊपर परत लगाते हैं गर्म करके। और वो परत लगने के बाद में एक आधे से 1 इंच का
प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूरी परत डाल के, और करीब लास्ट में 6-7 दिन के बाद में हमें एक पीओपी का एक डाई पूरा तैयार मिल जाता है, और उसको करीब 250 से 200 किलो मोम भर के एक लाइफस्टाइल स्टेच्यू पूरा खड़ा किया जाता है। उसको नेचुरल विग, आईब्रोज, उनको लगते कपड़े, उनके शूज, ये सब चीज़ें उसमें पूरी तरह से सजाई जाती है। मेरे काफ़ी ऐसे ब्लाइंड फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन जो दूसरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं जो देख पाते हैं लेकिन सुन नहीं पाते, बोल नहीं सकते, हाथ पैर से स्पेशल है, तो उनको हमने ड्राइंग प्रैक्टिस, कलर करना की सब पूरी प्रैक्टिस दी हुई है। तो बाद में जो ये स्टेच्यूज वगैरह खड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर से जो कलर करना होता है बाहर से, वे लोग पूरा वो कलर करके दे रहे हैं। और आज वो एक टूरिज्म में, महाबलेश्वर में एक अच्छा सा पॉइंट साबित हो चुका है। काफ़ी लोग उसको सराह रहे हैं, और हम निकट भविष्य में अभी जो 25 स्टेच्यू है उसको बढ़ा के करीब करीब 250 से 300 स्टेच्यू तक लेके जाने की हमारी उम्मीद है। और अभी सचिन सर से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी इच्छा है कि नासिक में भी हम ऐसा एक वैक्स म्यूजियम पूरा शुरू करें, तो यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे भी नक्की वो बहुत सफल हो पाएगा। और बिल्कुल होगा दोस्तों, आप इतने जागृत लोग यहाँ पे हैं, आप सबके आशीर्वाद और सपोर्ट से नक्की हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे बुलाया, मुझे इतना बोलने का मौका दिया आप सबके साथ में, इसके लिए मैं सही में खरे अर्थ में हृदय से आप सबका, ऑर्गेनाइजर का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। इस ईश्वर परवरदिगार से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पैर जमीन पे टिके रहें, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों मत करो गुरूर अपने पे इतना, पहाड़ों मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने आसमान से भी परे मंजिलों को तलाशना सीख लिया है। पहाड़ों मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने आसमान से भी परे मंजिलों को तलाशना सीख लिया है। बहारों मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी तकलीफों में खुशियां मनाना सीख लिया है। घटाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने भी आंखों के पानी को सीने में छुपाना सीख लिया है। फिजाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने फूलों को चमन में नहीं अपने दिलों में उगाना सीख लिया है। और अंत में है कि हवाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हवाओ मत करो गुरूर अपने पे इतना, हमने पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ना सीख लिया है, हौसलों से उड़ना सीख लिया है। बस मेरा स्थान ग्रहण करने के पहले आप सबके लिए 2 ही लाइन कहना चाहूंगा कि हे ईश्वर तेरी मेहरबानियों का धन्यवाद, हे ईश्वर तेरी मेहरबानियों का धन्यवाद कि परेशानियों को आसान बना दिया और अच्छाइयां समेटकर सारे ब्रह्मांड की, अच्छाइयां समेटकर सारे ब्रह्मांड की, उसमें से तूने वसंत व्याख्यान माला और आप सर हजरात को बना दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं जीवन भर, मैं और मेरा संपूर्ण अंध परिवार आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।